सेट तो कर दे। ड्रग्स यानी नशा। आजकल स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स का खरीदा और बेचा जाना बड़ी आम बात है। स्कूल और कॉलेजेस लगातार अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपने स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाए रखते हैं। इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स की इस लड़ाई में पिसते हैं बच्चे। उनके कंधों पर जो उम्मीदों का बोझ होता है उससे इंस्टेंट रिलीफ की उन्हें जरूरत पड़ती है और ये इंस्टेंट रिलीफ देते हैं ड्रग्स। लेकिन कुछ पल का रिलीफ देने वाले ये ड्रग्स उसके बाद हमारे बच्चों की जिंदगी दीमक की तरह धीरे धीरे खत्म करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। आज भी आप में से कईयों को ये पता नहीं होगा कि इस वक्त आपके बच्चे के बैग में ड्रग्स हैं। तूने मेरा लाल वाला दुपट्टा देखा है कहीं? रोज तो तू लाल दुपट्टा लेके जाती है, मैंने धोकर सुखाने रखा है। आई तुझे कितनी बार कहा है बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। अरे बेटा ये दुपट्टा गीला है और तू दो दुपट्टे का क्या करेगी? अब तू नहीं समझी गया। बेड़ी कुटली। लाइब्रेरियन सर, आपकी चाय। थैंक यू। बाकी की बुक्स कल यहीं रिटर्न कर देना और नहीं ले जाना। आज ना मैं तेरे लिए भिंडी की भाजी लेके आने वाली थी, पर भैया है ना भाव ही नहीं कम कर रहा था। शालिनी, शालिनी, सोच क्या रही है? खाना खा। आजकल मैं देख रही हूँ तू मुझसे बातें छुपा रही है। नहीं आई, कुछ नहीं। तुझे कोई तो बात जरूर है। देख बेटा, हमारा एक दूसरे के अलावा है ही कौन? अगर हम ही एक दूसरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो। बोला ना आई, कोई बात नहीं है। तू खाना खा और मुझे भी खाने दे। देखा कैसे चिढ़ रही है तू। तू तो पहले कभी ऐसी नहीं थी, कभी पलट के जवाब तक नहीं देती थी। तेरे बाबा के जाने के बाद तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू ही ऐसे बात करेगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? आई, तेरी बस यही पूरी बात है। तू बस हाथ धो के पीछे बढ़ जाती है। मुझे नहीं खाना खाना। शालिनी मेरी बात तो सुन। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? वो 1 महीना बोला था ना, हो गया 1 महीना। शालिनी मैं बात करती हूँ। भाऊ, शालिनी को नौकरी लगे 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन बाद महीना हो जाएगा, फिर मैं पैसे देती हूँ। लेकिन सिर्फ 15 दिन, उसके बाद नहीं। ठीक है। शालिनी बेटा, अपना दिमाग ठंडा रखकर काम करना। अब सब तेरे ही भरोसे है। अच्छा देवा, शालिनी को बुद्धि दे। वो हमेशा मेरा सर ऊंचा रखे बस। ड्रग्स के आड़ में जुर्म का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी चपेट में कई बेगुनाह जिंदगियां आईं और बर्बाद हो गईं। 5 पैकेट जास्ती दे रहा हूँ। अपन को टारगेट पूरा करना है। ठीक है, मैं बेचने का ट्राई करती हूँ।
है वजन आज भी कम है, तुझे पता है ना? अगर वजन थोड़ा भी कम होता है तो लोग राड़ा करने लग जाते हैं, चक्कू चूरी निकालते हैं। अब इसमें मैं क्या करेगा? ऊपर से तो खुले पैकेट तो कम ही आते हैं। तू टेंशन ना ले, अपन है ना, चल इधर से कल्टी मार लेते हैं, नहीं तो कुत्ते सूंघ लेंगे। गरम वड़ा पाव 4 बजे पैक रोड पे चलेगा। क्या है? गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स हो सकता है, इसी दुपट्टे से गला घोट के मार दिया गया। उससे सर के पीछे एक छोटा सा चोट का निशान भी है। हो सकता है कहीं और मार के यहाँ लाके बॉडी फेंक दी गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि इसका मर्डर गाड़ी में कर दिया गया हो और गाड़ी से इसे धकेल के फेंक दिया गया हो। मोरे, ये अंगूठी उड़ा। साइज से तो ये अंगूठी इसकी नहीं लगती। हो सकता है कातिल की हो। मतलब कातिल जब उसे मारकर धकेलने की कोशिश कर रहा था तब लास्ट मोमेंट पे उसने कातिल का हाथ पकड़ लिया और गलती से कातिल की अंगूठी इसके हाथ में आ गई। अच्छा, विक्टिम की आइडेंटिटी का कुछ पता चला? सर, ये बैग में से ये आधार कार्ड और ये आइडेंटिटी कार्ड मिला है। सिटी कॉलेज में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कोर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। शालिनी कुंडलित, भगत सिंह नगर, गोरेगांव वेस्ट। सर, एक इम्पोर्टेंट बात, इसके बैग से ये पैसे मिले, ये ग्राम वेइंग मशीन और ये पुड़िया मिली। ड्रग्स। इस मर्डर के पीछे ड्रग्स है। शायद ये ड्रग्स बेचने का धंधा कर रही थी, खरीदने वाले के साथ इसका झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में इसकी मौत हो गई। यहाँ कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा है क्या? सर, आसपास की बिल्डिंग में चेक किया, सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन इस एरिया को कोई भी सीसीटीवी कैमरा कवर नहीं करता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, घर वालों को खबर करो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर, हेलो, नो बेटा नो, डोंट यू रिमेंबर, तुमने अपनी डैड मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम ये सब नहीं करोगी। बस एक क्लास में बाद में निकलूंगी, एक क्लास में। नो बेटा, उसके बाद पक्का नहीं। आई प्रॉमिस, बेग यू प्लीज, एक क्लास आई बेग यू बेटा, लिसन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। पापा उसके बाद में करूंगी। You have to be strong, यार। पापा प्लीज, पापा एक क्लास में, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा। तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं किसके
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब। मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? वो तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखती थी। उसका एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पढ़ लिख कर या नशा बेचकर? नशा मंजे, मैं समझी नहीं। तुम्हारी बेटी के बैग से हमें यह मिला है, ड्रग्स की पुड़ियां, 25,000 रुपए। और ये जानती हो क्या है? आपको लगता होगा ये कैलकुलेटर या ऐसा कुछ है, लेकिन ये वजन तोलने की मशीन। ये सब आपने पहले कभी अपनी बेटी के पास देखा है? मैंने एक बार देखा था, पर मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। शालिनी, शालिनी। हाय बेटा, मैंने सुबह तुम्हें पूरन पोली दी थी टिफिन में, कैसी बनी थी? ये क्या है? ये क्या है बेटा? आई, ये कैलकुलेटर है, वो पढ़ाई में काम आता है ना। और ये दवाई है, वो काम पे सिर बहुत दुखता है तो डॉक्टर ने पानी के साथ लेने को कहा है। आई, तो कुछ भी सोचने लग जाती है, कुछ पता तो है नहीं तुझे। आगे से मेरी चीजों को बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगाना, ठीक है? आपकी बेटी ड्रग्स करती थी? 100% नहीं साहब। इसका मतलब है वो सिर्फ ड्रग्स बेचती थी। क्यों बेचती थी? घर में पैसे की तंगी थी? थोड़ी बहुत तंगी तो सब घर में होती है साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे आए, उसके इंटरेस्ट से ही हमारा घर चलता था। कभी बड़ी रकम देनी हो, जैसे घर का डिपॉजिट, तभी टेंशन होती थी। घर का एग्रीमेंट करके 15 दिन हो गए, डिपॉजिट के पैसे कभी मिलेंगे? तो उस वक्त आप मैनेज कैसे करती थी? मैं अपना सोना गिरवी रखकर कर्जा लेती थी। सोनार को सूद देना हो तो धीरे धीरे देती थी। शालिनी ने आपको कभी पैसे दिए? साहब, उसने कहा कि काम चालू है। साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उसने अपने मेहनत से इतने बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप में एडमिशन ली है। उसको सिर्फ पढ़ने का शौक था और कुछ नहीं। शालीन बेटा, चल गणपति बापा का दर्शन करके आते हैं। आई तू जा ना, मुझे पढ़ाई करनी है। कितना पढ़ाई करेगी तू? रोज तो पढ़ती है तू। देख, गणपति बापा का त्योहार ना साल में एक ही बार आता है। मुझे अकेला जाना अच्छा नहीं लगता। चल ना मेरे साथ। अगर तू भी आएगी ना तो पापा तुझे आशीर्वाद देंगे और तू बहुत पढ़ाई करेगी। हाँ आई देख, तू मेरी वजह से ना अपना त्योहार खराब मत कर, ठीक है? तू जा, अपने लिए भी आशीर्वाद मांगो, मेरे लिए भी, ठीक है? मेरी बेटी हीरा थी पूरे मोहल्ले में। लड़कियां क्या, लड़के भी उसके जैसा बनना चाहते थे। फिर पता नहीं वो ऐसे कैसे भटक गई। क्यों मारा उसको किसी ने? देखिए, अगर आप सच कह रही हैं तो हम पता लगा कर रहेंगे कि वो इस ड्रग्स की दलदल में कैसे फंसी और उसका खून किसने किया। हाँ, एक और बात, क्या आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? शालिनी की है? नहीं साहब। आपकी है? हमें ये अंगूठी मर्डर स्पॉट से मिली। कहीं आप वहां? साहब, अगर मैं वहां होती तो क्या अपने बेटी को मरने देती मैं? सर, ये शालिनी ड्रग पेडलर बनी क्यों? दो रीजंस हो सकते हैं मोरे। या तो कोई मजबूरी या बुरी संगत। वैसे तो स्टूडियस लड़की थी, लेकिन हो सकता है कि कॉलेज जाने के बाद बुरी संगत में फंस गई हो। जी सर, अक्सर ड्रग एडिक्शन के केस में ऐसे ही होता है। पहले फ्रेंड्स ट्राई करवाते, फिर आदत पड़ जाती, और फिर पैसा नहीं होता। फिर ये ड्रग एडिक्ट्स खुद ड्रग बेचकर अपने ड्रग्स के लिए पैसे जुगाड़ते हैं। यही तो मोडस ऑपरेंडी इन ड्रग माफिया की। पहले लत लगाओ और फिर पेडलर बनाओ। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक एक काम करो मोरे, उस अंगूठी के बारे में पता लगाओ वो अंगूठी किसकी है। शालिनी का घर, मर्डर स्पॉट, शालिनी का कॉलेज, इसके आसपास जितने भी ज्वेलर्स हैं सबके पास पूछताछ करो। हो सकता है ये अंगूठी हमें कातिल तक पहुंचा दे। नेहा, 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 बेटा उठो, तुम यहाँ क्यों सो गई? हाँ? चलो उठो, खाना
खाना खा लो, 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो उठो। पापा कुछ खिलाना है तो मैं ड्रग्स का पैकेट खिला दूं प्लीज। नो पापा प्लीज। बेटा तुमने अपनी मम्मी का प्रॉमिस लिया था ना। नो लास्ट टाइम पापा पक्का I said no, you have to be strong now. पापा प्लीज पापा मैं बैठो प्लीज पापा एक पापा प्लीज पापा प्लीज। अच्छा उठो उठो। पापा प्लीज पापा एक बार पापा चलो। बैठो। और कब तक ये सब करती रहूंगी सर मैं? जब तक तुम मेरे पूरे पैसे चुकता नहीं कर देती तब तक। गुड लक। सर शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके बॉडी में ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। मतलब ये शालिनी खुद ड्रग एडिक्ट नहीं थी, ये सिर्फ ड्रग बेचती थी। सर ये शालिनी के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। ज्यादातर वो अपनी माँ से बात करती थी, बाकी कुछ कॉल लैंडलाइन और सेल्स वाली कंपनी की है। कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड का एंगल? और नहीं सर, शालिनी की कॉलेज में इमेज बहुत ही साफ सुथरी थी। उसकी माँ सही कह रही थी सर कि वो अपने काम से मतलब रखती थी, कॉलेज में कोई लफड़ा नहीं उसका। पार्टी बिर्टी कहते, डिस्को? नहीं सर, कॉलेज की किसी ने भी उसे पार्टी करते या पैसे उड़ाते नहीं देखा। सर मर्डर साइट पे जो अंगूठियां हमें मिली थी उसे हमने आसपास के सभी ज्वेलरी शॉप में चेक करवाया, लेकिन वो वहां के किसी भी दुकान से खरीदी हुई नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही लीड बचता है और वो है ड्रग्स। अब ये शालिनी ड्रग्स खुद तो मैन्युफैक्चर करती नहीं होगी, कोई उसे सप्लाई करता होगा। एक काम करा मोरे, आपल्या सगळ्या खबरींना कामाला लावा ताबडतोब। सर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस था शालिनी कुंडलिक का। एक मेरिटोरियस लड़की, क्लीन कैरेक्टर, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई एडिक्शन नहीं, ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत नहीं, और ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग कर रही थी और अब उसका मर्डर हो गया था। उसे इस गुनाह की दस्तक तो मिली होगी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी लड़की ड्रग पेडलिंग क्यों कर रही थी और अब किसने उसे मार दिया था। हाँ शोभा, हाँ मैं टिफिन खा लूंगा। अरे अब गोली खाने के बाद ही लूंगा ना मैं, अभी कैसे लूंगा? चलो हाँ तुम रखो फोन, रखो। हाँ ओके। सर जहाँ शालिनी का मर्डर हुआ था ये वही रहता है। उस एरिया में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है? साहब पूरा इलाका उस्मान का है, लेकिन कभी वो सामने नहीं आता है, वो अंडरग्राउंड रहता है। उसका एक छोकरा है सचिन, वही पूरा काम संभालता है उसका। वही सब टपोरी लोगों को ड्रग्स बेचने को देता है। सचिन मोरे, सचिन लगे होने। तू इस एरिया में ड्रग्स सप्लाई करता है? हाँ सर मैं आपको सब बताएगा, पहले मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अच्छा मोरे, वड़ा पाव सांगे डैडी। सर मुझे वड़ा पाव नहीं चाहिए, मुझे क्रीम बिस्किट चाहिए। ओ कुछ पीना भी है? चॉकलेट मिल्क शेक। और कुछ मंगाऊं आपके लिए? वही सोच रहा हूँ सर। देख तेरे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है ज्यादा, हमको मालूम है तेरे बैग में क्या है। मोरे खाना पीना बाद में, पहले बैग खोलो इसका। चॉकलेट मिल्कशेक पाहिजे याला। ये ड्रग्स, और ये तू जिनको ड्रग्स बेचता है उनका हिसाब है ना? सर मैं ये सब नहीं बेचता हूँ और मुझे मालूम भी नहीं है क्या है। कोई मुझे देता है और बोलता है कि इसको उसको जाके दे, क्या तुम्हें दे आता है। कौन बोलता है? सर वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देगा। मारेगा? कैसे मारेगा? तू पुलिस स्टेशन में बैठा है ना। सर आप मुझे जेल में डालो, नहीं तो मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। देख बेटा, मैं जानता हूं तू जानबूझ के तो ये सब नहीं करता, कोई तुझसे ये करवाता है, शायद तुझे पैसे देता होगा। क्यों करता है ये सब? हाँ सर मेरी मां बिस्तर पे पड़ी है, उसके इलाज के वास्ते पैसे नहीं है। किसी ने बोला कि ये धंधे से पैसे जल्दी बनता है।
छोटा पैकेट? एक्टिंग बहुत सॉलिड करता है तू। माँ की कहानी बना रहा है। मोरे, तुम खुद इसकी माँ से मिलकर आओ। सर एड्रेस क्या है तेरा? क्या आपने कभी अपने बच्चे के पास ऐसे व्हाइट मटेरियल से भरा हुआ कोई पाउच या कागज की पुड़िया देखी है, या ऐसी कोई मशीन? अगर इस बात का जवाब हाँ है तो ये इस बात की दस्तक है कि आपका लड़का या लड़की ड्रग्स की भयानक दलदल में फंस चुके हैं। हाँ मोरे। सर ये सचिन सच बोल रहा है, उसकी माँ की तबीयत वाकई काफी खराब है। एक काम करो, पुलिस फंड से इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे का अरेंजमेंट करो। जी सर। तुम्हारे माँ के इलाज का अरेंजमेंट कर दिया मैंने। बिस्किट भी हो गए, मिल्कशेक भी हो गया। अब हमारी मदद करोगे? कहाँ पे? 1 वड़ा 4 भजिया उधर से। चलो। कौन? 1 वड़ा 4 भजिया। साले, कॉलेज के लड़के लड़कियों को तू ड्रग्स सप्लाई करता है? हाँ? अल्लाह कसम साहब सचिन झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, पवार तोड़ा याला, और तब तक तोड़ना जब तक ये सच ना बोल दे। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह कसम साहब, सच बोल, अरे सब सच बोल, अल्लाह कसम। इसके कॉल डिटेल्स निकलवाओ, चेक करो इसने शालिनी से कितनी बार बात की है, और लोकेशन की डिटेल्स भी, ताकि पता चले कि जब शालिनी का मर्डर हुआ तब ये कहाँ था। सर मुझे तो लगता है सचिन की तरह शालिनी को भी ड्रग पेडलर इस उस्मान नहीं बनाया, फिर दोनों की भी झगड़ा हो गया और उस्मान ने शालिनी को मार दिया। सीडीआर और लोकेशन की रिपोर्ट आने दो, सब क्लियर हो जाएगा। क्या कर रही है बेटा? नो, ओह माय गॉड, ये क्या किया बेटा? बेटा बस कुछ दिनों की बात है, तेरी आदत छूट जाएगी, यू विल बी आउट ऑफ दिस एडिक्शन। कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हारी आदत छूटने वाली है बेटा। पापा मेरा मुझसे प्यार करते होगा तो एक लास्ट टाइम बस ड्रग से दो पापा, प्लीज, आई स्वेयर ऑन। नो बेटा नो, प्लीज पापा, एक लास्ट टाइम प्लीज। प्यार कर लिया पापा आप ये ज्यादा सोचिए मत। ये एक सेकंड ना, ये नंबर है, बोल दीजिए बस, गरम गरम रहा पापा, मिल जाएगा प्लीज। नहीं पापा, वो यहाँ से मोबाइल से नहीं, वो गली के जो ग्रोसरी शॉप है ना, उसकी लैंडलाइन से ये नंबर है, ये डायल करना है प्लीज पापा। एक लास्ट टाइम इसके बाद तो नहीं आता है कभी नहीं, आई स्वेयर ऑन कभी पक्का पापा, प्लीज ला दो एक लास्ट टाइम प्लीज प्लीज पापा। गरम गरम वड़ा पाव। मोरे, या चाय दे। सर अभी पीते कैसे हैं? ना दूध ना शक्कर। अरे हेल्दी है, काली चाय पियो, बॉडी बनाओ, पियो पियो पियो। वो सचिन का क्या हुआ? सर जैसे आपने कहा था, सचिन को वार्निंग देके छोड़ दिया, लेकिन एक खबरी को उसके पीछे लगा कर रखा है। हो सकता है वो उस्मान या उसका कोई आदमी उसे धमकाने की कोशिश करेगा। सर उस्मान के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल, जिस वक्त शालिनी का मर्डर हुआ उसके मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की, लेकिन शालिनी और उस्मान के बीच फोन पे कभी भी बात नहीं हुई। हो सकता है पहले लैंडलाइन पे बात की हो। पुलिस के डर से ये लोग या तो लैंडलाइन का इस्तेमाल करते होंगे या फिर इंटरनेट कॉलिंग सर्विस का। सर मुझे लगता है उस्मान ने शालिनी को मारा हो, उसके पास मोटिव भी है, और मर्डर के वक्त उसका उस एरिया में मौजूद होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब बोल, इसको जानता है? नहीं सब नहीं पहचानता। बेगुनाह लड़कियों से तू ड्रग पेडलिंग करवाता है? हाँ देख उस्मान, नारकोटिक्स वाले तेरा जो करना है वो करेंगे, लेकिन अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ शराफत से पेश आए तो सच बता, इसको जानता है? पहचानता हूँ साहब। हाँ, तू इसको पहचानता है क्योंकि तूने इसका मर्डर किया है ना? नहीं साहब, मैंने इसको नहीं मारा। तूने इसे नहीं मारा तो इसके मर्डर के टाइम पे तेरा फोन बैक रोड पे वॉक करने गया था क्या? हाँ
साहब वो तो मैं वैसे भी उस पर नजर रखता था ताकि उसको कोई तंग करे तो मैं संभाल सकूं। और उस दिन मैं वैसे भी लेट पहुंचा था और जब पहुंचा देखा तो यकीन मानिए साहब, इस बार मैं सच बोल रहा हूं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। ऐसे में उसको मैं क्यों मारूंगा या किसी और से क्यों मरवाऊंगा? सर हो ना हो ये उस्मान झूठ बोल रहा है। लेकिन हो सकता है सच भी बोल रहा हूँ। लेकिन सर अगर उस्मान सच बोल रहा है तो फिर करे क्या? शालिनी के मर्डर केस में हमारे पास वो एक ही सस्पेक्ट है और जो रिंग मिली है उससे अब तक हमें कोई लीड नहीं मिल पाया। एक काम करो मोरे, उस्मान को छोड़ दो। क्या? वैसे भी उस्मान के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। सचिन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बेसिस पर अगर चार्जशीट फाइल करे तो वो कोर्ट में बेल लेकर बाहर आ जाएगा। तो फिर शालिनी के मर्डर का सीधा संबंध ड्रग्स से है। अगर हम उस्मान को यहाँ पकड़ कर रखते हैं तो इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता हम पूरी तरह बंद कर रहे हैं। शालिनी का कातिल उस्मान की दुनिया में ही कहीं ना कहीं है, वो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें उस्मान को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। नहीं सर, अभी के लिए उस्मान को छोड़ देता हूँ और हमारे खबरियों के नेटवर्क से उस पर कड़ी नजर रखवाता हूँ। मोरे, मैंने जो तुमको एक तुम्ही इकडे क्या करूं साहब, नींद नहीं आती है, रात को उठ उठ के रोती हूँ मैं। पहले सारे मोहल्ले वाले मेरी बेटी जैसा बनना चाहते थे, आज जब उनको पता चला कि वो नशे का धंधा करती थी, आज वो लोग ही मेरे मुंह पे थू थू करते। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बेटी निर्दोष है, उसको किसी ने जानबूझकर फंसाया है। देखिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं। छानबीन के बाद मेरी बेटी निर्दोष है ये साबित हो जाएगा ना? आपको विश्वास है ना अपनी बेटी पर, तो वो जरूर निर्दोष साबित होगी। बस मुझे उस दिन का इंतजार है। एक बार मेरी बेटी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। शालिनी मर्डर केस कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। इस केस में हमारे सामने एक लीड आ जाती, हम उसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते और कुछ दूर जाते ही हमारे सामने डेड एंड आ जाता। लेकिन ऐसे में ही इस केस में हमारे सामने एक नया क्लू आया। सलाम साहब। साहब ये सुरेश है, ये उधर ही रहता है जिधर शालिनी की मौत हुई थी। ये आपको कुछ बताना चाहता है। साहब शालिनी के जहाँ मौत हुई ना, वो वीक में 2 बार जरूर आती थी और उधर उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। साहब उसके बाद वो आदमी मुझे दिखाई नहीं उधर। ये था वो? नहीं साहब। अगर मैं स्केच बनवाने को बोलूं तो स्केच बनवा सकते हो? साहब स्केच बनवाना मुश्किल है, लेकिन साहब वो सामने आया तो उसको मैं पहचान लूंगा। ठीक है, अगर स्केच बनवाने की जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा तुमको। साहब एक और बात, जैसा शालिनी लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेचती थी, वैसे ही दूसरी लड़की लाल दुपट्टा डाल के ड्रग्स बेच रही है। सर पहले सचिन मुझे ड्रग्स बेचने के लिए देता था और अब उस्मान डायरेक्टली मुझे ड्रग्स सप्लाई करता है। थांबा। पहले शालिनी और अब सिल्क। भोली भाली पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को तू ड्रग पेडलर बनाता है, उनका इस्तेमाल करता है और फिर उनका खून कर देता है। शालिनी के साथ तूने यही किया और अब सिल्क के साथ तू यही करने वाला था। खुदा कसम साहब, इतनी मार खाने के बाद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। मैं उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता, वो तो बस पैसे कमाने के वास्ते कोई उनको मेरे पास भेजता था। बस सब इतना ही पता और कुछ नहीं पता। कौन? सर प्लीज सर मारो मत प्लीज। नहीं सर
बताता हूँ सर, मेरा विश्वास करो सर, मैं सिल्क को सिर्फ मदद करता था। उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत थी तो मैंने उसे उस्मान के पास भेजा था। फोटो दे। इसको भी तूने उस्मान के पास भेजा था? हाँ सर। और फिर तूने ही इसको मार दिया? नहीं सर, मैंने इसे नहीं मारा है सर, मैंने इसे भी पैसे कमाने के लिए उस्मान के पास भेजा था सर। ये अजीब है नहीं मोरे? मतलब कॉलेज में जिसको भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो सब तेरे पास आते हैं? हाँ नहीं सर, लाइब्रेरियन होना सर तो सब टच में रहते हैं। और तू उस्मान के टच में रहता है? कब से है तू उसकी टच में? जब मैं स्कूल में था तब मुझे किसी ने उस्मान के पास ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था, तभी से जिसको भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो मैं उस्मान के पास ही भेज देता हूं। तली हुई तीखी हरी मिर्च के साथ वड़ा पाव खाने का मजा कुछ और है मोरे। अरे लो ना, लो तुम्हारे लिए मिर्ची मंगाई है मैंने, खाओ खाओ खाओ। सर ये प्रणव, मुझे लगता है हमसे कुछ तो छुपा रहा है, वरना दो सीधी सादी लड़कियां अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके उसके पास क्यों डिस्कस करने जाएंगी और फिर उसके कहने पे ड्रग पेडलिंग करने लगेगी। बहुत ही मसीहा बनता ही है। इसकी सारी कुंडली निकालो, घर में कॉलेज में सब जगह पता करो इसके बारे में, CDR मोबाइल लोकेशन सब चाहिए मुझे। और वो सिल्क, उसका क्या करना है? उसके माँ बाप को बुलाओ और वार्निंग देके छोड़ दो, और माँ बाप को बोलना बिजनेस पे कम और लड़की पे ज्यादा ध्यान दे। सर सर कुछ पेनड्राइव और सीडीज मिली है। सर इसमें कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मतलब मैंने पूछा डॉक्यूमेंट्स है? सिर्फ कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स। दिखा सर सच में इसमें कुछ नहीं है सर। सर तू लाइब्रेरियन है? हाँ, लाइब्रेरियन का काम होता है विद्या को बांटना बढ़ाना, और तू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। बता, सिल्क को तूने इस ड्रग पेडलिंग के दलदल में कैसे फंसाया, बता। सर मैं कॉलेज में क्वेश्चन पेपर लीक करता हूँ, पुराने स्टूडेंट्स को सबको पता है, किसी ने सिल्क को मेरे पास भेजा, मैं ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, 5000 लगेंगे, कल घर आकर ले जाना। ओके सर। अपना मोबाइल नंबर बताना, एड्रेस भेजने के लिए। सर उस रात 8 बजे मैं उनके घर गई थी। बस 2 मिनट। मुझे इन लड़कियों से 5000 नहीं 50,000 कमाने थे। पहले भी कितनी बार लड़कियों पर यही फॉर्मूला सक्सेसफुल ट्राई कर चुका था मैं। फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं नींद से उठी तो मैंने रियलाइज किया मैं प्रणव सर के घर पे हूँ, उनके बेड पे, और मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे। फिर मैंने सिल्क से 50,000 मांगे, पर उसके पास नहीं थे, तो मैंने उसको उस्मान के पास भेजा। और फिर यही फॉर्मूला तूने शालिनी कुंडलिक के साथ भी ट्राई किया? हाँ सर। पर उसे क्वेश्चन पेपर नहीं चाहिए था, उसको तो मैंने प्यार के जाल में फंसा था। सर बताइए ना क्या बात है, वो एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। शालिनी,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने अगर मुझे अपना बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। सर मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, अपनी आई का ख्याल रखना है, बहुत कुछ करना है मुझे। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कोई वक्त नहीं है। हाँ तो तुम्हें ये सब करने से कौन रोक रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। प्लीज। आई एम सॉरी सर। लगता है तुम्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है। सर! सर! फिर शालिनी को भी तुमने सिल्क की तरह इस ड्रग पेडलिंग के जाल में फंसाया, लेकिन शालिनी ने कुछ दिनों के बाद तुम्हारे लिए काम करने से, तुम्हें पैसे कमा कर देने से इनकार कर दिया और इसलिए तूने शालिनी का खून कर दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है। मैंने बोला ना आपको, मैंने नहीं मारा है सर। शालिनी एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी मेरे लिए, मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा है सर। सर, प्रणव के इन कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जब शालिनी का मर्डर हुआ वो कॉलेज में ही था। हो सकता है प्रणव ने अपना फोन कॉलेज में छोड़ा हो और वो खुद क्राइम स्पॉट पर चला गया हो। नहीं सर, मैंने कॉलेज में भी पूछताछ की, प्रणव उस वक्त लाइब्रेरी में ही था और उसने बुक्स भी इशू किए थे। तो शालिनी को उस्मान ने नहीं मारा, इस प्रणव ने नहीं मारा, उर्मिला और वो लड़का सचिन मुझे नहीं लगता वो मारेंगे। फिर शालिनी को किसने मारा? शालिनी और सिल्क दोनों लड़कियां प्रणव के धोखे का शिकार बन गई। दोनों ने जुर्म की पहली दस्तक नहीं सुनी और अपनी एक गलती छुपाने के लिए बड़ी साजिश का शिकार बन गई। सिल्क को तो हमने बचा लिया, लेकिन शालिनी अपनी जान गंवा चुकी। गुनाह और गुनहगार एक ही कड़ी में बंधे हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन अब भी हम शालिनी के कातिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। और उसी वक्त इस मामले में एक नया ट्विस्ट हमारे सामने आया। हेलो, क्या? कहां पर? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, एक इमरजेंसी केस है। सर, यहां फांसी लगाकर लटक गई थी। आपको इस सुसाइड के बारे में पता कैसे चला? मैं सर ऑफिस से आया था सर, मैंने देखा मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट? नहीं सर। सर, कुछ तो लफड़ा था। घर से हमेशा दिन हो या रात जोर जोर से आवाजें आती रहती थी। चल, गेट अप, गेट अप, आपके पैर पर प्लीज पापा, बस एक स्ट्रिप पापा, प्लीज प्लीज पापा, प्लीज अच्छा, उठो उठो पापा प्लीज। सर, वो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो चिल्लाती थी और मैं उसे संभालता था। तबीयत तो खराब थी साहब, लेकिन इससे पहले नया मैडम बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मरी मरी सी दिखने लगी थी। इस नेहा के बारे में कोई अलग या कोई खास बात जो तुम्हें याद आ रही हो? हाँ साहब, याद आई। एक दिन जब वो अचानक मेरे पास आई। वॉचमैन भी आप वो 50 रुपए मिलेंगे, भूख लगी है। पापा के आते ही रिटर्न कर दूंगी पक्का। 50 रुपए। ओके, ये लीजिए, ठीक है? थैंक यू भैया। और साहब, वो जब 5 मिनट के बाद आई तो उनके हाथ में बूट पॉलिश थी और उन्होंने बूट पॉलिश खा रखी थी। उसके मुंह पे काला काला सा लगा हुआ था साहब। जी, मेरी बेटी ड्रग एडिक्ट थी और इसलिए गुस्से में आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली। नहीं सर, बाप हूं उसका मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं संभल पाई। वो मारी नहीं सर, ड्रग्स ने उसकी जान ली। क्या आप जानते हैं आपकी बेटी ड्रग्स कहां से लेती थी? नहीं सर। मोरे, फोटो दाखवा इन्ना। क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं? क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां ड्रग्स का धंधा यही 2 लड़कियां करती हैं। जी नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा भाई।
आप एक 5 मिनट बैठिए, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, हम आते हैं। एक्सक्यूज अस। मोरे आओ। तुमने नोटिस किया उदय की उंगली पर व्हाइट मार्क है, जैसे सालों साल अंगूठी पहनने के बाद होता है, लेकिन अंगूठी मिसिंग है। मतलब शालिनी के बॉडी के पास जो अंगूठी मिली थी वो इसकी हो सकती है? हो सकती है। एक काम करो, इसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाओ, और वो जो अपना खबरी था ना, क्या सुरेश को बोला। सर। साहब, यही वो आदमी जिसका शालिनी के साथ लफड़ा हुआ था। सर, उदय के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन। या मोरे। सॉरी उदय जी, आपको वेट करना पड़ा। क्या हुआ, आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम? ओह, लगता है आपकी अंगूठी खो गई है। हाँ जी हाँ, वो आदत थी ना, और एक बार आदत पड़ जाए तो छूटना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? देखिए। हाँ सर, यही मेरी अंगूठी है। लीजिए। आप पूछेंगे नहीं हमें अंगूठी कहाँ मिली? कहाँ से मिली? जहां पर शालिनी का मर्डर हुआ था वहां पर मिली। तो क्या अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने शालिनी को क्यों मारा? देखिए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि हमें पता है जब शालिनी का मर्डर हुआ तब आप वहीं थे। आपका शालिनी से झगड़ा हुआ था, ये आप ही के कॉल रिकॉर्ड्स है, मोबाइल की लोकेशन के रिपोर्ट्स है। आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। क्यों मारा आपने शालिनी को? सर, मैंने शालिनी को मारा जरूर, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। नेहा को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी सर, उसको नशे की लत लग गई थी। वो चोरी छुपे शालिनी के पास ड्रग्स लेने जाती थी। लड़कियों को ड्रग्स बेचती है, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है। आज के बाद उसके आसपास भी नजर आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैंने शालिनी को जाके धमकाया कि वो नेहा को ड्रग्स नहीं देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया सर। क्या है? उदय, आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। उदय को शालिनी के मर्डर के जुर्म में सजा हो गई। अपने इतने साल की पुलिस नौकरी के बाद मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जुर्म दस्तक दे तो उसे सुने, समझे और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि पहली पहल आप ही को करनी है। एक और बात, आपका जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकाले, उनसे बात करें, उन्हें समझे, उन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ आप ही का नहीं, इस पूरे समाज का और देश का भविष्य है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव क्राइम पेट्रोल दस्तक के एक और केस में आपका स्वागत करता हूं। केसेस तो कई हल किए हमने, लेकिन ये केस ये अनोखा ही नहीं, अनोखे से भी ऊपर था। वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोल देता है, ठीक उसी तरह एक गुनाह छुपाने के लिए इंसान 100 गुनाह कर बैठता है, और नतीजा एक बड़े अपराध की दस्तक पे दस्तक होती है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कहाँ है वो? आपके केबिन में बिठा के रखा है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गर्व शर्मा। ये कट्टा कहाँ से लाए? मेरा ही है। तुम्हारा है? क्या किया तुमने? मैंने अपनी मम्मी का मर्डर किया है। मर्डर? अपनी मम्मी का? क्यों?
तुम रहते कहाँ हो? हटिए हटिए। कहाँ है? घर से। पर आप इनको ले जाइए प्लीज। कम। हमारी गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई। सर बॉडी तो देखकर लग रहा है कि मर्डर तकरीबन 1 घंटे पहले ही हुआ है। सना, यस सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, फिंगरप्रिंट्स और सारे माइन्यूट डिटेल जमा करो। और कौन कौन रहता है इस घर में? सर यहाँ 3 लोग रहते हैं, कोमल, उसके ससुर जी सोमनाथ जी और पोता गर्ग। मैंने सोमनाथ जी को फोन किया है, वो भी बस आते ही होंगे। आप पड़ोसी हैं? जी सर, मैं यहीं रहती हूँ। गोली चलने की आवाज तो सुनी होगी? जी सर, मैं यहीं छत पर अचार डाल रही थी, तभी आवाज सुनाई दी। सर उस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि वो गोली की आवाज थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने गर्ग को यहीं से निकलते हुए देखा। उसके हाथ में बंदूक थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और मैंने अंदर जाकर देखा तो वक्त क्या रहा होगा? सर करीब 2-2:15 बजा होगा। अरे एक मिनट, कहाँ जाना? ऊपर नहीं जा सकते आप। घर है मेरा है। सर ये सोमनाथ जी हैं, इस मकान के मालिक। ठीक है, चाहिए। ऐसे हो क्या है सब? क्या आओगे? मेरा पोता गर्व कहाँ है? गर्व! देखिए सर, गर्व ने खुद कबूल किया है कि उसने अपनी माँ की हत्या की है। कैसे? देखिए मुझे इसी वक्त गर्व से बात करनी है। कहाँ है वो? आप इस बात नहीं कर सकते, प्लीज। ऑफिसर देखिए, मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ। सर प्लीज ऑफिसर मेरी बात सुनो। देखो यार, मेरी बहू मरी पड़ी है और मेरे पोते से तुम लोग बात भी नहीं करने दोगे। बताओ, तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? क्योंकि मैं अपनी मम्मी से नफरत करता था। क्यों, क्या रीजन है? सर रीजन खुद मम्मी है, क्योंकि मेरे पापा की मौत का कारण मम्मी है। पापा की मौत? उन्होंने सुसाइड किया था। तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया? इसमें तुम्हारी मम्मी का क्या लेना देना? सर क्योंकि मेरे पापा ने अपने सुसाइड नोट में मम्मी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कहाँ है सुसाइड नोट? सर वहाँ हमारे। ये चल क्या रहा है? मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे गर्व से बात करनी है। हटिए। सर प्लीज, सर प्लीज। देखिए वो जो भी कुछ कह रहा है ना, वो सब सरासर गलत कह रहा है। आप अपने सीनियर को बुलाइए, मैं बात करता हूँ उनसे। अभी सर बात कर रहे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे आप मिल लीजिए। देखिए मैं भी मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकते। सर प्लीज समझिए, रूल्स हैं हमारे भी कुछ, प्लीज। कहाँ? इस दरबार में। नहीं, इसी में लगा था मैं। कहाँ गया? यहाँ है? सर यही था वो। कब की तुम्हारे पापा ने आत्महत्या? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले तुम्हारे पापा ने आत्महत्या की, तो आज ही के दिन तुमने बदला क्यों लिया? क्योंकि 3 दिन पहले पढ़ा था मैंने सुसाइड नोट।
लेकिन वो सुसाइड नोट है कहाँ? पता नहीं, मैंने यहीं पे रखा था। मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रहा था और जब मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा मैंने अपना इरादा कर लिया और स्कूल से घर आया तो घर जल्दी से जूते खोल के मुंह हाथ धो ले। मैंने तेरे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं, तुम्हारे पापा को भी पसंद थे ना। बंद करो नाटक। अगर इतना ख्याल रखती मेरे पापा का तो जान नहीं लेती उनकी तुम। ये क्या बोल रहा है? किसने कहा है सब तुमसे? पापा ने। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया है क्या? झूठ है ये। झूठ ये नहीं मम्मी, झूठ वो है तुम आज तक हमसे बोलती आ रही हो। तुम ही ने मेरे पापा को मारा है, तुम ही ने मेरे पापा को मारा है, तुमने मेरे पापा की जान ली है। क्या कर रहे हो? वो कट्टा तुम्हारे पास कहां से आया? कट्टा घर पर ही था। घर में कहां से आया? कौन लाया? पता नहीं, कई दिन से ड्रॉअर में ही पड़ा था। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसे आपको ले जाने नहीं दूंगा। अरे ऑफिसर में छोटा बच्चा है, आप समझ अंडरस्टैंड। आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके। अरे ऑफिसर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बात तो सुनिए आप। गर्व का चेहरा देखकर लगता नहीं सर कि वो सच बोल रहा है। हमें चेहरे नहीं, सबूत और गवाह देखने होते हैं अमर। तहकीकात में यह तय करना होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये देखो, इस तरह के देसी कट्टे बाराबंकी में बनते हैं। पर इनके घर में कैसे आ गया सर? कोई तो लाया होगा। बाराबंकी पुलिस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करो। मुझे इस तरह के इलीगल आर्म्ड डीलर्स की सारी लिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के सारे डिटेल्स चाहिए। राइट सर। और वो गन फॉरेंसिक्स में भेज देना। ओके सर। अभी तक डिलीट नहीं किया ना आपने ये वीडियो? इस ताका झाकी के चक्कर में ना एक दिन बहुत बुरा फंसेंगे आप। अरे कब तक मैं आपको इन पछड़ों से निकालती फिरूंगी? मेरा पोता गर्व कहाँ है? अंदर है। आप ऐसे नहीं अंदर जा सकते। छोड़ो, क्योंकि ऐसे अंदर नहीं जा सकते। अरे एक आपकी पुलिस टीम ठीक से काम नहीं कर रही है। उस बच्चे ने आकर आपसे कुछ भी कहा और आपने मान लिया। क्या लगता है कि वो बच्चा हत्या कर सकता है, वो भी अपनी मां की? ये कोई मामूली बात नहीं है। सोमनाथ जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्व ने खुद इकबाल जुर्म किया है। और इतना ही नहीं, उसने वो हथियार भी हमें सौंप दिया है और हत्या का कारण भी बताया। ये मामूली बात है क्या? देखिए सोमनाथ जी, मामला बिल्कुल साफ है और जहां तक बात इल्जाम की है, हम साबित कर देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सब झूठ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि सच क्या है। क्या है सच? सच ये है कि कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है। हम मुजरिमों के पीछे काफी भाग दौड़ करके उन्हें पकड़ते हैं, कई तरकीबें आजमाते हैं उनसे जुर्म कबूल करवाने की। मगर इस हत्याकांड में दो लोग खुद चलकर हमारे पास आए थे और दोनों ही जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी का मर्डर किया है। कोमल की हत्या गर्व ने नहीं, मैंने की है। कभी कभी प्लेट में सजी सजाई कोई चीज मिल जाए तो शक और गहरा हो जाता है। देखते जाइए, ये तो एक मोड़ आया है, अभी आगे कई और मोड़ बाकी हैं, कई और झटके बाकी हैं। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्यों मारा कोमल को? अब मुझे ना इस बारे में कुछ कहना है ना कुछ सुनना। क्यों नहीं सुनना? इसलिए ना क्योंकि पहली बार मेरी तरफ से किसी को तुम्हारे काम की जरूरत पड़ी है ना। अगर वजह इतनी होती तो काफी थी, लेकिन क्या? देखो कोमल, इस बात को यही रफा दफा कर दो, वरना क्या? हाँ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। कोमल, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हंसते खेलते घर को नरक बना रही हो? क्या चल रहा है? कोई कुछ बताएगा मुझे? अगर कोई कुछ मुझे बताएगा तो मैं हल निकालूंगा। हल तो अब मैं निकालूंगी। कोमल चल, कोमल चल मेरे साथ। तू चल। कोमल, तुम्हें जाना तो तुम जाओ, घर कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घर मेरे साथ जाएगा। चल घर। नहीं, अरे नहीं, नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। मेरे साथ जाएगा। मम्मी जी, आपको लगी तुमने मुझे थप्पड़ मारा, बस यही कदर रह गई है मेरी इस घर में। चल घर, चल। ये तो कोई वजह नहीं है कोमल कुमार। तो कोमल चाहती क्या थी?
आप दोनों को पुलिस थाना चलना होगा। क्यों? आपकी बहू कोमल ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में है। उसने पुलिस को बयान दिया है कि आप लोगों ने उसे मेंटली हैरेस किया है, इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलिए देखिए, आप मुझे इस तरह से मेरे साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इस तरह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने दोनों को मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वकील साहब, बेल करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, तू कुछ बताता क्यों नहीं है? तुम दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना तनाव है जो बात यहां तक पहुंच गई? सुनील, सुनील, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख बेटा, पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। तू जा और कोमल को मना कर ले। नहीं पापा, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। मैं उससे डिवोर्स लूंगा। बेटा, पति पत्नी के बीच में तो डिवोर्स हो सकता है, पर माँ बाप के बीच में तो नहीं हो सकता ना। गर्व के लिए, अपने बच्चे के लिए कोशिश तो कर। बेटा, मैं अपने पोते को मिले बगैर नहीं रह सकती। जाकर उसे ले आ। तो फिर क्या कोमल वापस आ गई? सुनील, कौशल्या, 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 कौशल्या! सुनील, उसने हम पे इतना संगीन इल्जाम लगाया जिसकी वजह से मेरे इकलौते बेटे ने आत्महत्या कर ली। उस सदमे में मेरी पत्नी चल बसी। हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। मगर उसी दिन मैंने ठान लिया था, मैं आपके साथ घर लौटने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं। बेटा, जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हारा और गर्व का ही तो है। गर्व के लिए सही तुम मेरे साथ घर लौट चलो। अब मुझे यह बता दीजिए कि कैसे किया आपने ये सब? बाबूजी ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। मतलब साफ है, तुम्हें अपने पापों का हिसाब देना होगा। बाबूजी, बाबूजी, नहीं, नहीं। आपकी बहू और बेटे में किस बात को लेकर लड़ाई होती थी? ठीक से तो नहीं पता सर, लेकिन कोई बैंक लोन की बात थी जिसको लेकर दोनों के बीच में तनाव था। कोमल को मारने के लिए कट्टा कहां से लिया आपने? जी, सेल्फ डिफेंस के लिए लिया था। सेल्फ डिफेंस के लिए देसी कट्टा किससे लिया? बहुत दिन हो गए, याद नहीं है। आप एक फौजी और ये भी नहीं जानते कि गैर कानूनी हथियार रखना एक जुर्म है? जी जानता हूं, लेकिन सोमनाथ जी, गर्व ने अपने पापा के सुसाइड नोट की बात कही थी हमसे। क्या आपको पता है वो सुसाइड नोट कहां है? सुसाइड नोट? मैं किसी सुसाइड नोट के बारे में नहीं जानता। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आपके स्टेटमेंट के बाद आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मुझसे हुई है। कोमल को मारने के बाद अगर मैं वहां से नहीं चला जाता तो मेरा बच्चा मुसीबत में नहीं पड़ता। आप गर्व को जाने दीजिए, वो निर्दोष है। मैं कह रहा हूं ना आपसे, उसने कुछ नहीं किया, मैंने हत्या की। कहानी अच्छी है, अपने पोते को बचाने के लिए कह रहे हैं ना ये सब? नहीं साहब, ये कहानी नहीं है। मैंने आपको वो बताया है
जो हुआ ठीक है, आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने अपना, लेकिन हम अपने तरीके से असली मुजरिम को पकड़ेंगे और उसके बाद ही नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। दोनों के बयान बहुत कुछ कह रहे थे, दिमाग में कई सवाल कूद रहे थे। एक तरफ एक 14 साल का लड़का अपनी मां को जान से मार देने की बात कबूल कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक बुजुर्ग अपनी बहू को। हम सब सोच में पड़ गए थे। सर मोटिव तो दोनों के पास है, कोमल को मारने का। इन दोनों के स्टेटमेंट्स में काफी बातें मनगढ़ंत लग रही हैं। सुनील शर्मा सुसाइड केस की फाइल देखी है मैंने, उसमें सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। हमें इन दोनों के स्टेटमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करना होगा। सर ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट्स। सर देसी कट्टे पे सोमनाथ और गर्भ दोनों की उंगलियों के निशान थे, लेकिन और भी निशान थे जो डिस्टॉर्टेड हो गए। इसका मतलब ये निशान खुद कोमल के हो सकते हैं जो हाथापाई के वक्त पड़ गए, या फिर कोई तीसरा आदमी है जिसे ये दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सर एक दूसरे को। राइट। सर पिछले 15 मिनट से दोनों ने एक बार भी बात नहीं की। अमर करेंगे, घड़ा भर के छलकने में कुछ समय तो लगता है। बाराबंकी से कोई खबर? सुबह ही बात हुई थी सर, शाम तक डिटेल्स आ जाएंगी। देखो गन तो आई है और हत्या भी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि गन इनके पास उड़कर तो नहीं आई, कोई लाया होगा। अब जब तक इस देसी कट्टे की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, हम इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्या किया तूने बेटा? क्यों किया? बोल। अच्छा जाने दे, जो हुआ हो गया। ये मोहल्ला जितना सामान्य अब दिख रहा है, वो घटना के वक्त ऐसा था नहीं। जिस तरह डॉक्टर हर मरीज का अलग इलाज करता है, उसी तरह हम पुलिस वालों को भी मुजरिम देख के पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अब इस केस की दिशाएं बदल गई थी और अब ये केस अनोखे से भी ऊपर उठ चुका था। सोमनाथ और कोमल के बैंक डिटेल्स निकलवाओ। सुनील जिस बैंक में मैनेजर था, वहां की डिटेल्स निकलवाओ कि किस रिश्तेदार के लोन के कारण सुनील और कोमल एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक टीम बना ली हमने सर, जो घर, मोहल्ले और फैक्ट्री से सारी डिटेल्स जमा करेगी। कोमल के मैके में पूछताछ करते हैं। होशियारी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। Then we have to speed up. Yes, sir. Okay. एक भरा खुशहाल परिवार था साहब, न जाने किसकी नजर लग गई। गर्व बाबा से तो बहुत प्यार करती थी कोमल मेम साहब। जहाँ तक सोमनाथ जी का सवाल है, कोमल मेम साहब और उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। क्या इन दिनों तुम्हारी कोमल मेम साहब की किसी के साथ कोई अनबन चल रही थी, खासतौर पर सोमनाथ जी? नहीं साहब। किसी और का घर में आना जाना रहता है? नहीं।
कभी किसी को लड़ते झगड़ते देखा है कोमल जी से? हाँ साहब, पड़ोस के रस्तोगी साहब से मेम साहब का झगड़ा हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोमल जी, ये अखबार बाहर पड़ा था, वही देने आया था। अखबार देने क्यों आ गए? अखबार बाहर पड़ा है तो पड़ा रहने दीजिए, और देने भी आए तो ऐसे सीधे अंदर चले आएंगे आप? आवाज नहीं दे सकते? आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मैं तो बस यूं ही अपना घर समझ के आ गया था। अपना घर समझ के आ गए थे? जैसे आए वैसे के वैसे दफा हो जाइए यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं तो बस पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा था। कोमल जी के कमरे से स्ट्रगल के मार्क्स मिले हमें, और ये भी पता चला कि तुम्हारी दूसरों के घरों में ताकाझाकी करने की बहुत आदत है। अकेली औरत देखी तो नियत में खोटा गया होगा, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई ताकाझाकी नहीं करता। मैं तो बस मोहल्ले में नजर रखता हूँ। नजर रखता हूँ? क्यों? नजर रखते रखते कभी किसी को आते जाते देखा उस घर में? नहीं सर। देख रस्तोगी, आज के बाद हमारी नजर तुझ पे रहेगी, समझे? आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब हमने किया है? देखिए मैडम, आप हमें कायदा कानून ना समझें तो ही अच्छा होगा। तहकीकात चल रही हमारी, और हाँ, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, आप दोनों पति पत्नी ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। समझ में आया? जी। मैडम, मेरे दीदी के कत्ल का जितना जिम्मेदार ये सोमनाथ है ना, इससे कहीं ज्यादा मेरे पिता हैं। मैंने इनको समझाया भी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ना, बस ये आ गए उनके गड़ियाली आंसुओं में। दीदी, ये आप क्या कर रही हो? अब वापस उस घर में जाना चाहती हो? अब पागल हो गई हो? तू चुप रह, कोमल ठीक कर रही है। अरे सोमनाथ जी खुद चल कर आए हैं, और फिर गर्व हमसे ज्यादा उनके पास खुश रहेगा। और मैडम, वो तो पहले से चाहते थे हमसे कैसे भी बदला ले अपनी पत्नी और बेटे का। मैडम, वो तो चाहते थे अपने पोते को हासिल करना, लेकिन बस दीदी उनकी चिकनी चोपड़ी बातों में आ गई। मैं जानती हूँ उन लोगों से बहुत गलतियां हुई है, लेकिन मुझे गर्व के भविष्य की चिंता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ये ठीक कह रहे हैं, मैं ही नहीं समझ सका। उस दिन कोमल के जज्बाती फैसले को मैंने ठुकरा दिया होता और उसे नहीं भेजा होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। कोमल और सुनील का किस बात को लेकर झगड़ा होता था, और ये किस मायके वालों को लोन दिलाना चाहती थी वो? ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात कह सकता हूँ, मेरी बेटी का कत्ल सोमनाथ ने ही किया है। वो एक बेदिल इंसान है। पर गर्व तो कह रहा था कि उसने किया है। मैडम, गर्व झूठ बोल रहा है। उस बुड्ढे ने गर्व को अपनी तरफ किया है। आप उस बुड्ढे को तोड़िए, सच बाहर आ जाएगा। गर्व, चलो, तुम्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। दादाजी, कुएं से तल की मिट्टी लाने के खेल मैंने बचपन में बहुत खेले थे। एक लंबी सांस लेकर कूद पड़ते थे। अब मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लंबी सांस भी भर ली थी और कूद भी पड़े थे, लेकिन तल की मिट्टी अब तक हाथ नहीं आई थी, और खाली हाथ ऊपर भी नहीं जा सकते थे। खैर, इस केस की बात करें तो कोमल और सोमनाथ के परिवार के बीच इतने सारे हादसे होना, ये एक बड़ी दस्तक थी जो बार बार हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सर, बाराबंकी पुलिस से रिपोर्ट आई है। 3 लोग हैं जो इलीगल वेपन सप्लाई का काम करते हैं, पप्पू, मदन और इकबाल। फिलहाल ये तीनों अंडरग्राउंड है सर। और बाराबंकी पुलिस ने एक बात और बताई है कि लखनऊ शहर की डीलिंग्स ये पप्पू यादव करता है। अपने मुखबिरों को काम पे लगा दो, मुझे किसी भी कीमत पे ये लीड चाहिए। सर, ये कोमल शर्मा की कॉल डिटेल्स हैं।
इस नंबर से किसी दीपक वर्मा को लगातार कॉल किए गए हैं और कॉल्स रिसीव भी हुए हैं। सर नेक्स्ट पेज पर कोमल शर्मा की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसी बैंक अकाउंट से लोन की प्रोसेसिंग फीस पे हुई है दीपक वर्मा के नाम पे। सर जब हमने उसके बारे में पता लगाया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सच सामने आया है। ये दीपक वर्मा कोमल के कॉलेज में ही पढ़ता था। दीपक वर्मा? जी? कोमल के मर्डर के बारे में दीपक वर्मा से बात करनी है, बुलाइए उसे। उस डायन औरत ने जीते जी तो हमारा जीना हराम कर ही दिया था और मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। देखिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कौन है? किससे बात कर रही हो? दीपक वर्मा? जी मैं ही दीपक वर्मा हूँ। कोमल मर्डर केस में पूछताछ करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। सर कोमल के मर्डर के बारे में क्या पूछताछ करनी है? मैं क्या बता सकता हूँ उसके मर्डर के बारे में? मैंने कहा ना तुमसे, चलो हमारे साथ। सर मैं कॉपरेट कर रहा हूँ सर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? हमने आपसे बोला था ना कि उस औरत से दूर रहिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो पुलिस भी घर पे आ गई है और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी रह गया है। जी हाँ सर, मेरी और कोमल के बीच में रेगुलर बातचीत होती रहती थी सर। दरअसल कोमल और मैं बचपन के अच्छे दोस्त हैं सर, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कोमल तुम्हें लोन क्यों दिलवाना चाहती है? इस लोन के चक्कर में कोमल और उसके पति सुनील के बीच झगड़े भी हुआ करते थे, क्यों? सर अब उन दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन हाँ सर कोमल जेन्युइनली मुझे लोन दिलवाने में मदद करना चाहती थी सर। सर मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ सर, कोई मेरा काम तो बना नहीं, लेकिन ये परेशानी खामखा गले पड़ गई है। मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? कानपुर में था सर, अपने बिजनेस सेटअप के सिलसिले में। कहाँ रुके थे? सूर्या होटल में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। थैंक यू सर। ये क्या बाबूजी, आपने फिर इसे स्कूटर दे दिया? कोमल, ये मेरा पोता है, एक फौजी का पोता। मैं इसे हर तरह से तैयार करूंगा। स्कूटर क्या, मैं इसे कार चलाना भी सिखाऊंगा, है ना गर्व? यस। गर्व बेटा, देखो ये बस में खाने के लिए, पकड़ो। ये शॉर्ट रिसेस का और ये वाला लॉन्ग रिसेस का, पूरा खत्म करना। हाँ। और सुनो बेटा, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करना। जी सर, ये फैक्ट्री सोमनाथ शर्मा जी का है। फैक्ट्री लीज पे देने के बाद वो टाइम पास के लिए यहाँ आया जाया करते थे। ये कोमल मैडम का इस फैक्ट्री में आना जाना होता था? नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते एक बार आई थी और उनका राघव साहब के साथ झगड़ा भी हुआ था। तुम अपनी बकवास बंद करो। सोमनाथ जी कल तक मालिक थे, अब मैं हूँ, और ये फैक्ट्री लीज पे देने का फैसला भी आज से मेरा है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट समझो आज से खत्म। तुम्हारा जो भी सामान वामान पड़ा हो वो उसे उठाओ और निकलो यहाँ से, चलो बाहर। अरे आप क्या, खुद सोमनाथ जी भी लीज पूरा होने से पहले हमें नहीं निकाल सकते? ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और मैं जो आपका हाल करूंगा वो सोमनाथ की बहू हो, इसलिए चुप हैं, वरना अपनी औकात पे आ गए ना तो अच्छा नहीं होगा। ये 15 तारीख को तुम्हारे राघव साहब फैक्ट्री से कितने बजे निकले थे? यही करीब 1:30 बजे के आसपास। अभी कहाँ है तुम्हारे साथ? राघव साहब महीने में 2-4 बार बाराबंकी जाते हैं। अभी वो बाराबंकी गए हुए हैं, आज आने वाले थे, आते ही होंगे। क्या राघव, आजकल बाराबंकी जाना बहुत हो रहा है तेरा? आजकल ही नहीं सर, हमेशा आना जाना लगा रहता है। बाराबंकी में बना हुआ कट्टा इस्तेमाल हुआ है कोमल की हत्या में। मेरा बाराबंकी आना जाना लगा रहता है, इत्तेफाक से कट्टा भी वहीं का मिला है। मतलब कातिल मैं हो गया? तुमने ही तो धमकाया था उसे। हाँ, धमकाया था, बात ही कुछ ऐसी कर रही थी वो। कोमल ने ये फैक्ट्री किसी को लीज पे देने की बात क्या कही? तुमने तो मरवा ही दिया उसको। गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर आप हम पर। बहुत वफादारी के साथ अपना काम करता आया हूँ। वो औरत पहले अपना घर जला ली,
और चली थी फैक्ट्री हथियाने। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी नहीं हुआ था। राघव, कोमल ये फैक्ट्री किसको लीज पे देना चाहती थी? किसको लीज पे देना चाहती थी, किससे बात कर रही थी, मैं कैसे बता सकता हूँ सर आपको। ठीक है, आज के बाद जब भी बाराबंकी जाओगे ना तो मुझसे पूछ के जाना, समझे? कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं मगर परिणाम नहीं मिलता। मगर इस केस में हमारी मेहनत ने जो रंग लाया था उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शुरू से ही मेरी 99% गट फीलिंग ये कह रही थी कि ये दोनों निर्दोष हैं। मैंने ये तेरा इल्जाम अपने सर ले लिया है। हाँ, कोई इंस्पेक्टर कोई पुलिस वाला तुझे पूछे ना तो बोलना दादाजी को बचाने के लिए तूने ये सब किया है। दादाजी आपने मम्मी को नहीं मारा? ये क्यों पूछ रहा है तू? क्योंकि मैंने तो मम्मी को नहीं मारा, मैंने आपको घर से निकलते हुए देखा। दादाजी, मम्मा, घर में मैंने मम्मी की लाश देखी, इसलिए पूछ रहा आपने मम्मी को मारा। इसलिए मैं घर लेके पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन दादाजी, मम्मी को आपने नहीं, मैंने भी नहीं, तो किसने मारा? दोनों ने भले ही एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ में थोड़ी मिलावट थी और हमें दूध का दूध पानी का पानी करना था, पूरे सच को सामने लाना। हमारी टीम को पता चला है कि पप्पू यादव नाम का एक बंदा है जो इल्लीगली कट्टे सप्लाई करता है। हमें शक है कि वो कट्टा लखनऊ में उसी ने सप्लाई किया है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि वो आपके शहर लखनऊ में गोमती नगर में छुप के बैठा है। थैंक यू। किसको बेचा था कट्टा? किससे ली थी सुपारी? बोल। साहब, मैं सुपारी नहीं लेता। हाँ, कट्टा जरूर बेचा था। ध्यान से देख, इन चारों में से किसी को बेचा था? हाँ साहब, मैंने कट्टा किसी आदमी को नहीं, औरत को बेचा था। इस केस में तो सिर्फ दो ही औरतें हैं जिस पे शक किया जा सकता है। एक रस्तोगी की पत्नी नंदा, दूसरी दीपक की पत्नी माला। लेकिन सर, लगता नहीं है कि वो दोनों ऐसा कर सकते हैं। अमर, हमें कदम बा कदम चलना है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हम। ध्यान से देख और पहचान, इनमें से कौन सी औरत है वो? इनमें से कोई नहीं है साहब, वो तो कोई और थी। अमर, स्केच आर्टिस्ट को बोलो। ये तो कोमल है सर। कोमल ने खुद को मारने के लिए कट्टा खरीदा था। ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुद को मारने का इसका मकसद क्या रहा होगा? जब अंधेरा गहरा हो जाए, समझो सुबह होने वाली है। हमारे रेडार में जितने भी लोग हैं, सबके मोबाइल लोकेशंस निकलवा। 15 तारीख यानी मर्डर के दिन क्या कोई नंबर कोमल के घर के आसपास 1 से 2 बजे के बीच एक्टिव था? आई वांट दैट रिपोर्ट ऑन अर्जेंट बेसिस। जी सर। बाबा,
मेरी मौत की जिम्मेदार कोमल है। हमें नीचा दिखाने के लिए वो खुद बहुत गिर गई। उसने गर्व को भी हमसे दूर कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बाबा। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये देखिए, उस दिन इन लोगों के मोबाइल्स कोमल के घर के आसपास एक्टिव थे, लेकिन ये नंबर देखिए, ये बहुत खास है। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि 15 तारीख को मैं कानपुर में था सर, तो मैं लखनऊ में कैसे हो सकता हूँ? तुम सही कह रहे हो। हम भी यही सोच रहे थे कि जो आदमी कानपुर में है वो लखनऊ कैसे आ सकता है। इसीलिए हमारी टीम खुद कानपुर गई। हाँ मैम, दीपक सिंह ने होटल बुक किया था 15 तारीख को और वो आए भी थे, लेकिन रात को 9 बजे। कोमल का मर्डर हुआ दोपहर 2 बजे। लखनऊ से कानपुर का सफर तूने तय किया केके ट्रेवल्स की कार में। शाम को 6 बजे तू यहां से निकला और तकरीबन 45 मिनट एक ढाबे पर खाना खाने के बाद 9 बजे तू सूर्या होटल पहुंचा। अब इतने सारे सबूत दे दिए हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया होगा ना दीपक। अब सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के तरीके आते हैं। मैं सब बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ सर। सर, ये कहानी हमारे कॉलेज डेज की है। मैं और कोमल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे सर, लेकिन मैं लाइफ में सेटल नहीं था, इसलिए कोमल के पापा ने उसकी शादी सुनील से कर दी और मैंने भी बाद में माला से शादी कर दी। हम दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन 3 महीने पहले मेरी मुलाकात अचानक कोमल से हो गई। अरे दीपक, अरे कोमल, तुम कितने सालों बाद कैसे हो? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया। और यहाँ कैसे, क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अभी कोलकाता से अपना बिजनेस पूरा का पूरा रैप अप करके यहाँ आया हूँ। अच्छा। अब यहाँ अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना तो बिजनेस का लोन प्रोसेस हो रहा है और ना ही कोई और काम बन रहा है। तुम्हें लोन चाहिए? हाँ। मेरे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, मैं करवाती हूँ लोन, तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा काम। मैं सुनील से बात करती हूँ। अभी भी तुम्हारे दिल में पुराने आशिक के लिए जगह बाकी है? अच्छा, इसलिए उसकी लोन रिजेक्ट करवा दी तुमने? क्या बात कर रही हो तुम? देखो, मैं बैंक मैनेजर हूँ, बैंक का मालिक नहीं। अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो हो गया, बस। मुझे इस मामले में ना तो तुमसे कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। अच्छा, तो तू था उनके झगड़े का कारण? फिर? सर, सुनील की मौत के बाद कोमल वापस अपने मैके में रहने के लिए आ गई और इसी दौरान हम दोनों की नजदीकियां और बढ़ गई। तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे दीपक? मैं आज भी तुम्हारी हूँ, प्लीज मुझे दोबारा अपना लो। शायद हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं दीपक। कोमल, अब मैं कभी तुम्हें दोबारा छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। कोमल सोमनाथ की फैक्ट्री भी लीज पे तुझे ही देना चाहती थी ना? जी सर। सर, ये सच है कि कोमल ने मेरे लिए ही फैक्ट्री के मैनेजर राघव से पंगा लिया था। मेरी और कोमल की नजदीकियों की खबर मेरे घर तक पहुंच गई थी सर, और मेरा और मेरी पत्नी के बीच रोज झगड़ा शुरू हो गया था। और इसी बीच कोमल के हाथ सुनील का सुसाइड नोट लग गया। ये है उस बुढ़े का असली चेहरा। अपने बेटे और पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है मुझसे यादी। जैसे मैंने उनको फंसाया था ना, उसी तरह अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में फंसाना चाहता है ये मुझे। इसीलिए संभाल कर रखा है ये सुसाइड नोट अब तक। और 15 तारीख को कोमल ने मुझे अपने घर पर बुलाया। ये लो, काम तमाम कर दो उस बुढ़े का। देखो, उसके बाद ना किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। सिर्फ तुम, मैं और ये सारी जायदाद हमारी। फिर तुम्हारी बीवी को भी थोड़े पैसे देकर उसको तलाक दे देना। लेकिन कोमल, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता यार, ये मेरे से नहीं होगा। पागल मत बनो दीपक। मैं चाहूँ ना तो उस बुड्ढे के खाने में जहर डालकर उसे कभी भी मार सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी तो फंस सकती हूँ। किसी और से करवाऊंगी तो भी फंसने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, देखो मैंने गन का भी इंतजाम कर दिया है। प्लीज मार दो उसे। अरे, किसी को मारना कोई मजाक है क्या कोमल? तुम नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बगैर अभी और नहीं रह सकती दीपक। कोमल,
कोमल मुझसे सच्चा प्यार तो करती थी सर, लेकिन वो मुझे खूनी बनाना चाहती थी। मैं अपना बस एक छोटा सा फायदा देख रहा था, लेकिन वो मेरे साथ बड़े बड़े सपने देखने लग गई थी सर। उसका मेरे प्रति प्यार दीवानगी में बदल चुका था और एक दिन सुसाइड नोट के डर से अपने ही हाथों अपनी ही जान गंवा दी उसने। तुम्हारे कारण एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बच्चा अनाथ हो गया। अब सड़ो यहीं जेल में, इसी के हकदार हो तुम। कोमल के पिता ने कोमल की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह सुनील के साथ कर दिया था, बिना ये जाने कि उसके मन में दीपक के लिए जगह है। ये पहली दस्तक थी, लेकिन कोमल का दोबारा दीपक से मेल जोल ये एक और दस्तक थी, और ये वो दस्तक थी जो दबे पैर हर मोड़ पर उनकी जिंदगी में आती रही और तबाही मचा गई। कोमल को भी एक दस्तक मिली थी जो खतरे की नहीं, उसके लिए भलाई की थी। सोमनाथ ने वो सुसाइड नोट उनसे बदला लेने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए छुपाया था। कोमल वो गलत समझ बैठी, नतीजा खुद अपनी जान से गई। गलतियां हम सबसे होती हैं, अपनी गलतियों को सुधारना हम सबका फर्ज है, लेकिन गलतियों को दोहराना बर्बादी को दावत देना है। फिर मिलेंगे एक और अनोखे केस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें